दोस्तों, भारतवर्ष के इतिहास में 1206 से लेकर 1526 तक के दौर को सल्तनतों का दौर कहा जाता है। इसे हम दूसरी भाषा में दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। इन 320 वर्षों के कालखंड में यहाँ कई डायनेस्टीज ने राज किया। जिनमें अहम डायनेस्टीज की बात करें तो पहले आती है मामलुक यानी गुलाम डायनेस्टी, 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद 1290 से लेकर 1320 तक यहाँ राज किया खिलजियों ने। बाद में आए तुगलक, 1320 से लेकर 1414 तक। इसके बाद समय आया सैयद वंश का, जिन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदियों का, जिन्होंने सैयद वंश के बाद 1451 से लेकर 1526 तक यहाँ राज किया। ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता ऐसा वंश था जो अफगान कबीलों से ताल्लुक रखता था, बाकी सब तुर्की कबीले थे। खैर, अब जानते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तृत से। गुलाम वंश 1206 से 1290। साल 962 आते आते भारत में मध्य एशियाई साम्राज्यों द्वारा कई आक्रमण होने लगे। इन आक्रमणों का मकसद केवल लूटपाट था। इन सब लुटेरी ट्राइब्स में सबसे आगे था गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी। ऐसा कहा जाता है कि महमूद गजनी ने 1997 से लेकर 1030 तक सिंधु और यमुना नदी के निकटतम जो भी बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको 17 बार लूटा। महमूद गजनवी अपने साम्राज्य को केवल पश्चिमी पंजाब तक ही बढ़ा सका। इसके बाद सत्ता पर आए मोहम्मद घुरी ने एक नियोजनबद्ध पद्धति से दिल्ली पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। इस एक केंद्रीय शासन ने पहली बार दिल्ली की गद्दी पर किसी बाहरी ताकत का हुक्म चलने वाला था। मोहम्मद घोरी की हत्या के बाद दिल्ली पर राज किया उसके सबसे चहीते गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह समय था 1206 का और यहीं से शुरू होता है सल्तनतों का दौर। कुतुबुद्दीन एक मामलुक यानी गुलाम था, लिहाजा इस वंश को भी मामलुक या गुलाम वंश कहा जाने लगा। दिल्ली की गद्दी पर आने के बाद कुतुबुद्दीन महज 4 साल ही यहाँ राज कर पाया। उसके इतने शॉर्ट पीरियड की वजह थी एक एक्सीडेंटल मौत। कहा जाता है कि एक खेल के दौरान कुतुबुद्दीन की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। खैर, इसके जाने के बाद 1210 में दिल्ली की गद्दी को आराम शाह नामक एक सुल्तान ने संभाला। अपने नाम की तरह ही ये सुल्तान बेहद आलसी और कर्तव्यहीन सुल्तान था। बस इसी अवगुणों की वजह से उसकी 1211 में उसके ही एक सरदार इल्तुतमिश द्वारा हत्या की जाती है। इसके बाद 1211 में दिल्ली की गद्दी पर आई इल्तुतमिश की सत्ता पूर्ण रूप से अस्थायी थी, जहां उसे कई अमीरों के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। इसके बावजूद भी वो यहाँ 1226 तक राज करने में कामयाब रहा। अपने कार्यकाल में उसने कई दमन नीतियां अपनाकर अपने विरोधियों को चुप कराया। सत्ता विस्तार की बात की जाए तो इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य बंगाल तक बढ़ाया था, जहां मुल्तान के साथ साथ रणथंबोर और शिवालय की पहाड़ी के हिस्से भी उसके आधिपत्य में थे। 1226 में हुई इल्तुतमिश की मौत के बाद उसकी गद्दी को कई कमजोर सुल्तानों ने संभाला, जिसमें उसकी बेटी रजिया सुल्तान भी शामिल थी। ये दिल्ली की इकलौती महिला सुल्तान थी जहां एक षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कई कमजोर सुल्तानों के बाद 1266 में इस गद्दी को संभाला गयासुद्दीन बलबन ने। इसने 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बाद ये इकलौता ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली की गद्दी पर अपना लोहा मनवाया। बलबन की मौत के बाद 1287 में उसके बेटे कैकाबाद ने सत्ता संभाली, मगर कैकाबाद अपने पिता बलबन की तरह महत्वाकांक्षी सुल्तान नहीं था। बस इसी बात का फायदा उठाकर उसके सबसे करीबी वजीर जलालुद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर गद्दी हत्या ली। कैकाबाद की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर गुलाम वंश का खात्मा हो जाता है और शुरू होती है एक नए वंश की कहानी जिसका नाम था खिलजी वंश। तो चलिए अब जानते हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश 1290 से 1320। कैकाबाद की हत्या के बाद उसके हत्यारे जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में दिल्ली की गद्दी को संभाला। ये दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजियों का पहला सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी मुख्य रूप से अफगान तुर्क कबीले से था, जहां उसने 6 वर्ष तक राज किया। ये 6 वर्ष उसके लिए बहुत ही कठिनता से बीते, जिसकी वजह थी मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा मंगोल का दबदबा। उस वक्त मंगोल साम्राज्य दुनिया के उन महानतम साम्राज्यों में से था जिसने आधे से भी ज्यादा धरती को अपने कब्जे में कर लिया था।
ऐसे में उसका भारतवर्ष का दरवाजा खटखटाना लाजमी था। मगर ये जलालुद्दीन खिलजी की अच्छी किस्मत ही थी कि वो इन मंगोल आक्रमणकारियों से दिल्ली की गद्दी को बचाने में कामयाब हो पाया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का बहुत ही पावरफुल सुल्तान था, मगर आंतरिक षड्यंत्र ने उसे भी नहीं बख्शा। साल 1290 में उसकी हत्या उसी के भतीजे और दामाद जूना खान ने की। ये वही जूना खान है जो आगे चलकर खिलजियों का दूसरा सुल्तान और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया। ये दिल्ली सल्तनत का अब तक का इकलौता सुल्तान था जिसने भारतवर्ष के दक्षिणी रियासतों पर भी अपना आधिपत्य कायम किया। उसने उस वक्त की सबसे वेल्दी दक्षिण रियासत देवगिरी को कई बार लूटा। दक्षिण के साथ साथ उसने गुजरात, रणथंबोर, मालवा और चित्तौड़ को भी अपने कब्जे में कर लिया था। मगर इस जीत का जश्न उसे ज्यादा देर तक मनाने को नहीं मिला, क्योंकि वापस लौटे मंगोल कबीलों ने फिर से दिल्ली पर हमला करना शुरू कर दिया था। ऐसे में अलाउद्दीन ने उनके साथ कई लड़ाइयां लड़ी, जहां उसने एक मास्टर स्ट्रोक के साथ मंगोल को हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ दिया। मंगोलियों को खदेड़ने के बाद अलाउद्दीन फिर से अपने दक्षिण अभियान में व्यस्त हो गया, जहां उसने अपने सबसे करीबी सिपह सालार मलिक गफूर की मदद से दक्षिण भारत को पूरी तरह से लूटा। इसी दौरान वारंगल में हुई एक लूट में मलिक गफूर को आज का बेशकीमती पत्थर यानी कोहिनूर मिला था। अलाउद्दीन एक निर्दयी शासक था। कई इतिहासकार उसे सुल्तान कम और लुटेरा ज्यादा बताते हैं। उसके शासनकाल में उसने टैक्सेशन पॉलिसीज में कई बदलाव किए। पहले लोगों द्वारा वस्तु की खरीदी या फिर बिक्री पर 20% टैक्स लिया जाता था, जिसे अलाउद्दीन ने बढ़ाकर 50% कर दिया। साथ ही साथ उसने अधिकारियों, कवियों और विद्वानों के वेतन भी काटने शुरू कर दिए। उसकी इस गलत नीतियों की वजह से वो अपने शाही खजाने को तो भर रहा था, मगर आवाम और अधिकारियों का विश्वास खोता जा रहा था। 1316 में हुई अलाउद्दीन की मौत के बाद उसके सबसे चहीते वजीर मलिक गफूर ने सत्ता हथियाने की पूरी कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। फारस के अमीरों द्वारा उसकी भी हत्या कर दी गई। अलाउद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कई शासक आए और चले गए, मगर इनमें से कोई भी इतना काबिलियत से भरा नहीं था कि वो अपने पूर्वजों की तरह सत्ता को संभाल सके। खिलजियों का आखिरी सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। इसने 1316 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया, जहां इसी साल उसके सिपह सालार खुसरो खान द्वारा इसे मार दिया गया। दिल्ली को पाना खुसरो खान का सपना था, जिसे पाने की खुशी वो मुबारक शाह के मौत के बाद बस कुछ ही महीने मना सका, क्योंकि गुजरात में बैठे एक अमीर गाजी मलिक ने खुसरो खान को भी मौत के घाट उतार डाला। गाजी मलिक ये वही इंसान था जो दिल्ली का नया सुल्तान और आगे चलकर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाने लगा। इसके गद्दी पर आते ही खिलजियों का अध्याय खत्म होता है और शुरू होता है एक नया सिलसिला, जिसका नाम था तुगलक वंश। चलिए अब बढ़ते हैं तुगलक वंश की तरफ। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। इस वंश ने दिल्ली की गद्दी पर लगभग 94 वर्षों तक राज किया। तुगलक वंश का पहला शासक गाजी मलिक था, जिसे गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक मूल रूप से तुर्क भारतीय था, जहां उसके पिता तुर्क तथा मां भारतीय थी। गयासुद्दीन ने यहां 5 वर्षों तक शासन किया। इतिहासकारों की माने तो 1325 में वो अपने ही बेटे जूना खान के हाथों मारा गया था। खैर, 1325 में हुई गयासुद्दीन की मौत के बाद जूना खान बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। जूना खान ने सत्ता पर आते के साथ ही खुद को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से नवाजा। इतिहास भी इसे इसी नाम से जानता है। इसने दिल्ली की गद्दी पर 26 वर्षों तक शासन किया। उसके शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी रियासत बन गई थी, जिसमें लगभग पूरा भारतीय महाद्वीप शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ 1327 में विद्रोह शुरू हो गए, जिसके कारण उसकी सल्तनत दिन ब दिन सिकुड़ती चली गई। इसी बीच दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मेजर चैलेंजर साबित हुआ। साथ ही साथ भारतवर्ष में ऐसी बहुत सी रियासतें थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत से खुद को अलग कर दिया था। यह सदमा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत बड़ा सदमा था, लिहाजा इसी के चलते 1351 में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर आया उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने अपने वंश के पुराने क्षेत्रों को पाने का पूरा प्रयास किया, मगर फिर भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिरोज शाह का शासनकाल 37 वर्षों का था, जहां उसने जनहित में कई काम किए।
उसने सबसे पहले अकाल की समस्या से निजात पाने के लिए यमुना नदी से कई छोटे छोटे कैनल्स बनाए ताकि नदी का पानी पूरी सल्तनत में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अपने लंबे शासनकाल के बाद 1388 में एक वॉर कैंपेन के दौरान फिरोज शाह की मौत हो गई। फिरोज शाह की मौत के बाद दिल्ली की गद्दी पर दो अंतिम सुल्तानों ने राज किया। इनमें से एक फिरोज शाह का बेटा मोहम्मद तुगलक था जिसने दिल्ली से शासन किया। दूसरा सुल्तान नुसरत शाह था जो कि फिरोज शाह का ही रिश्तेदार था जिसने अपना शासन फिरोजाबाद से चलाया। इन दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चले। इसी बात का फायदा उठाकर 1398 में एक बाहरी आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला कर दिल्ली की गद्दी को कुछ वर्षों के लिए लावारिस कर दिया। तैमूर का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की गद्दी पर बैठना नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से लूटना था और वो काम वो पूरी तरह से कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी आतंक की वजह से दिल्ली की गद्दी 5 दिनों तक लगातार जल रही थी। तैमूर के लूटपाट के बाद वो अपने एक मुलाजिम खिज्र खान को दिल्ली की गद्दी सौंपता है ताकि आने वाले समय में उसे दिल्ली को लूटना आसान हो सके। इसी बीच अपनी जान बचाकर गुजरात भागे मोहम्मद तुगलक ने फिर से दिल्ली हथियाने की पूरी कोशिश की मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। खैर, इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर तुगलकों का शासन खत्म होता है और शुरू होती है एक नए वंश की कहानी जिसका नाम था सैयद वंश। तो चलिए जानते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। सैयद वंश की नींव तैमूर के मुलाजिम खिज्र खान ने रखी थी जिसने 1414 से लेकर 1421 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। हालांकि इसका शासन पूरी तरह से अनस्टेबल रहा जहां आसपास के कई अमीरों द्वारा इसे लगातार चैलेंज मिल रहा था। खैर, 1421 में हुई खिज्र खान की मौत के बाद उसके बेटे मुबारक शाह ने सत्ता संभाली। खिज्र खान के बाद मुबारक शाह ही वो इकलौता सुल्तान था जिसने कुछ हद तक दिल्ली की गद्दी को मजबूती से पकड़ रखा था। इसके बाद आने वाले सुल्तानों का नजरिया दिल्ली की गद्दी को कुछ खास रास नहीं आया और 1451 आते आते एक अफगान वंश द्वारा सैयद वंश को दिल्ली से खदेड़ा गया। इस नए वंश का नाम था लोदी वंश। चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से। लोदी वंश 1451 से 1526। लोदी वंश मुख्य रूप से अफगान कबीलों से ताल्लुक रखता था। यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए। बहलोल लोदी 1451 से 1479, सिकंदर लोदी 1479 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था जिसने 1451 से 1479 तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। सैयद वंश के आखिरी शासक आलम शाह ने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण कर अपना सिंहासन बहलोल लोदी को सौंप दिया था। बहलोल लोदी ने गद्दी पर बैठने के साथ ही बहलोल शाह गाजी की उपाधि ली। उसके शासन में दिल्ली की गद्दी पूर्ण रूप से स्थिर थी। सन 1479 में बहलोल लोदी की मृत्यु के पश्चात उसके बेटे सिकंदर लोदी ने दिल्ली की सत्ता संभाली। सिकंदर लोदी ने अपने एक्सपांशन पॉलिसीज के साथ साथ बंगाल, बिहार, चंदेरी, अवध के साथ साथ बुंदेलखंड को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया था। उसने 1503 में आगरा शहर को बसाया और 1506 में अपनी राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा कर लिया। सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली का नया सुल्तान बना। 1517 में गद्दी पर आया इब्राहिम लोदी बहुत ही क्रूर और पागल सुल्तान था। वो किसी भी छोटी मोटी गलतियों पर मौत की सजा सुनाता। सुल्तान को तड़प कर मरने वाले लोगों को देखने का बहुत शौक था, लिहाजा वो लोगों को इसलिए मारता था क्योंकि उसे उसमें बहुत मजा आता था। इब्राहिम की इस हरकतों ने आवाम के साथ साथ उसके दरबारियों में भी दहशत का माहौल पैदा कर लिया था। ऐसे में गुजरात में बैठा उसका चाचा आलम खान काबुल जाकर बाबर को न्योता देता है। अब बाबर कौन था? बाबर वो शख्स था जो समरकंद का प्रिंस कहलाता था, जो वहां की लड़ाइयों से हार कर काबुल आ बैठा था। उसकी यही मंशा थी कि वो किसी न किसी दिन भारतवर्ष पर आक्रमण कर दिल्ली को हथिया ले और वो न्योता खुद चलकर आलम शाह द्वारा उसे मिला था। 1526 में हुई पानीपत के एक रन में बाबर इब्राहिम लोदी को मारकर दिल्ली पर चल रहे इस सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करता है।
पानीपत की ये लड़ाई इतिहास की वो लड़ाई थी जिसने ना सिर्फ दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया बल्कि एक नई रियासत को जन्म दिया जिसका नाम था मुगल। मुगलों के भारतवर्ष में आ जाने से दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से खात्मा हो जाता है। यही वो दौर था जहां सल्तनतों का दौर पूरी तरह से खत्म होता दिखाई देता है और शुरू होता है एक नया दौर जिसका नाम था मुगल दौर। मुगल इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। इस वंश ने दिल्ली की गद्दी पर लगभग 300 से भी ज्यादा साल तक राज किया। 1526 से लेकर 1857 तक इनकी सत्ता दिल्ली की गद्दी पर रही। तो ये थी कहानी दिल्ली सल्तनत की। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ये वीडियो पूरी तरह से एक डिटेल्ड वीडियो रहेगा जहां मैं हर शासक के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों जाते जाते एक आसान सा सवाल, हम ये सभी जानते हैं कि मुगलों ने दिल्ली की गद्दी पर 1526 से लेकर 1857 तक राज किया, मगर ये सच नहीं है। एक वक्त ऐसा भी था जब मुगलों के दूसरे बादशाह हुमायूं को लगभग 15 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी को छोड़कर एग्जाइल कंडीशन में रहना पड़ा। तो आपके लिए सवाल यह है कि इन 15 सालों में दिल्ली पर किसने राज किया? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कराना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।